हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। चलिए, बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, तो हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे निवासी थे स्विट्जरलैंड के, ठीक है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। जैसे कि फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष, और फोर्थ होती है एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 11 से ऊपर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीगामक, इंद्रिय जनित या संवेदिक प्रेरक अवस्था जिसे हम कहते हैं। इसमें बच्चा क्या और कैसे सीखता है वो हम जानते हैं। तो जो जीन पियाजे थे, जो इन्होंने ज्ञान के निर्माण और विकास की अवस्थाओं में बहुत बच्चे के ज्ञान को निर्माण करने के लिए बहुत गहन अध्ययन किए इन्होंने, और इन्होंने अपने स्वयं के 3 बच्चों पर भी शोध किया था। ठीक है जी। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था इन्होंने दिया। जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करता है। वो कहते थे कि बालक जो है वो एक नन्हा खोजी या वैज्ञानिक पौधा भी है। जीन पियाजे द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण और संपत्ति अवस्थाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने बात करी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि संवेदीगामक, इंद्रिय जनित, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें नहीं बताई हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। संवेदिक मोटर स्टेज में बालक जो है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता रहता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान का ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। अब आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बालक जो है वो इस अवस्था में जैसे कि दूसरे के संपर्क में आता है, वो अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से ही वह सीखता है। जैसे कि वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान करना, माता पिता का आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और नए नए छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि इस अवस्था में बालक करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ नहीं करता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक जो है अतार्किक जो चिंतन होते हैं वो इस अवस्था में होती हैं सारी चीजें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष तक। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो इस अवस्था का टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष, और इसको मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बालक जो है वो वैचारिक अवस्था भी करता है, चिंतन की तैयारी का काल भी कह सकते हैं हम इसको। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना सीख जाता है, मतलब तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही या गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक जो है वो चिंतन की शुरुआत हो जाती है। बालक में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक में चिंतन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जिसका टाइम पीरियड होता है 11 से ऊपर। बालक
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 11 या 11 से ऊपर। तो अब हम इसके बारे में और सारी चीज़ें जानते हैं कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने इसके बारे में और क्या क्या सारी चीज़ें बताई हैं। जीन पियाजे ने बात की है जैसे कि मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में, और बात करिए स्कीमा के बारे में, और बात की है एसिमिलेशन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में, और बात की है एसिमिलेशन के बारे में, और बात की है एकोमोडेशन के बारे में, और बात की है एक्विलिब्रेशन के बारे में। मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है वो मानसिक संरचना, मानसिक संरचना, और स्कीमा यानी कि प्रारूप, और एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और एकोमोडेशन यानी कि अनुकूलन, अनुकूलन, और इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारण। चलिए अब हम एक एक करके ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर, जीन पियाजे ने मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए कहा है कि बच्चे जो कुछ भी मतलब जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या सीखते हैं, ये सभी तथ्य हमारे मस्तिष्क में यानी कि जो बालक होते हैं उनके मस्तिष्क में एक विशेष छवि बना लेते हैं जो हमारी मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई बालक है वो जो भी देखेगा, सुनेगा, समझेगा और जो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करेगा तो उसके मन में एक विशेष छवि बन जाती है जो उसके मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। मानसिक संरचना हर व्यक्ति की हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। सबकी एक जैसी मानसिक संरचना तो हो नहीं सकती। अब जो डिफरेंसेस हैं, किसी बालक में कुछ हैं, किसी में कुछ हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि कई बार इसे पूर्व ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, जैसे कि बालक पहले क्या सीखा फिर आगे जाके क्या सीखता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे और पीछे दोनों सारी चीज़ों से मिलकर बालक जो है वो नवीन ज्ञान को भी ग्रहण करता है। तो अब ये मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब बात करते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो क्या क्या प्रारूप और कौन कौन से तत्वों से मिलकर वो बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। जैसे कि स्कीमा, इसको मतलब जैसे कि छोटे छोटे तत्व जिनसे मिलकर मानसिक संरचना का गहन निर्माण होता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, कई बार जो है वो स्कीमा को ही मानसिक संरचना कह दिया जाता है, तथा कई बार जैसे कि मानसिक संरचना किसी बालक की दूसरे बालक से भिन्न है, क्या परिस्थितियां हैं क्या नहीं है, और वो बालक जो है वो किन तरीकों से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, वो कैसे एडजस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें उसके रास्ते में बैरियर्स आते हैं, तो इन सारी चीज़ों का निर्माण करके ही बालक जो है वो स्टेबिलिटी लाता है खुद में धीरे धीरे। अब बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में, यानी कि आत्मसातकरण।
तो वर्तमान इसमें बताते हैं कि वर्तमान या मानसिक संरचना के अनुसार नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब जैसे कि जो वर्तमान में परिस्थिति होंगी, मानसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी कंडीशंस हैं, और नए ज्ञान को जोड़ना, जैसे कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में, यानी कि अनुकूलन। नया ज्ञान मतलब नया ज्ञान जो हम ग्रहण करेंगे वो पुराने ज्ञान की जगह नए ज्ञान को रखना। जैसे कि हमने पुराना ज्ञान तो हमारा है ही है, अब हम पुराने ज्ञान की जगह हम नए ज्ञान को रखें और उसके साथ साथ चीजों को एडजस्ट करें, तो यही क्या होता है, अनुकूलन वातावरण में। अब बात करते हैं इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारण के बारे में। साम्य धारण अब मतलब इसमें होता है कि नए ज्ञान ग्रहण करते समय कई बार हमारी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। कई बार मतलब हम स्टेबल नहीं रह पाते चीजों को लेके। तो इस संतुलन को मतलब संतुलन और असंतुलन दोनों बच्चे के माइंड में दोनों चीजें चलती हैं, कभी वो स्टेबल है कभी वो अनस्टेबल है। तो इन दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी लानी है उसको एसिबिलेशन या अनुकूलन करना ही कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि संतुलन की अवस्था साम्य धारण कहलाती है। इसमें आ जाएगा संतुलन की अवस्था साम्य धारण